हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 8 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये 8 टॉपिक जो है 20 नंबर के पूछे जाते हैं। यानी कि इन 8 टॉपिक का अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको 20 नंबर दिए जाते हैं। तो ये 8 टॉपिक कौन कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि इन टॉपिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कितने नंबर का पूछा जाता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। सेकंड हम जानेंगे सिंथेसिस, थर्ड हम जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, फोर्थ सिंटैक्स, फिफ्थ है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, और 6 है एंटोनियम्स, 7 है सिनोनियम्स एंड 8 है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 8 टॉपिक जो है हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि ये 8 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि इनमें हमें क्या करना होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि था 8 नंबर, ठीक है, जो कि मैंने उसमें क्लियर कराया था। उसको लगभग 5 लाख कुछ लड़कों ने देखा, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर कहेंगे कि क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहला टॉपिक हम अपना क्लियर करते हैं, जो कि है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या पूछा जाता है, किस प्रकार से पूछा जाता है? तो देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसको कैसे हम इनडायरेक्ट में बदलें। ये डायरेक्ट स्पीच है आपका, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। कैसे बदलेंगे? सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी कि डॉक्टर ने रोगी से कहा टेक मेडिसिन्स रेगुलरली, यानी कि दवा को नियमित रूप से लीजिए, ठीक है। ये है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, जो कि मैंने आपको रूल के साथ पढ़ाया है। इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? तो द डॉक्टर, ठीक है। अब देखिए, डॉक्टर जो है वो एडवाइस दे रहा है किसको? पेशेंट को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सैड टू के स्थान पर एडवाइज्ड, ठीक है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, ठीक है। इस प्रकार से हम अपना फर्स्ट जो है क्लियर करेंगे, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। अब देखिए, इसमें डैट नहीं लगेगा क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर लगेगा आपका टू, ठीक है। टू टेक, बाकी सब वैसे लिख दीजिए, मेडिसिन्स, ठीक है, मेडिसिन्स रेगुलरली, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना होता है। इसके लिए आपको रूल्स पढ़ने होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना होगा। तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में क्या होता है, आपको डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की पहचान है, आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा, इस प्रकार से आंसर लिखना है। सेकेंड हमारा आता है सिंथेसिस। ये मैं एक एक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये एक एक पूछा जाता है, ठीक है। पूछा जाएगा 2-3 जैसे, उसमें एक ही करना होगा, तो एक एक मैं बताऊँगा। तो आगे देखिए क्या है, ये है सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, जैसे है सेंटेंस ए यंग मैन केम टू आवर हाउस, ठीक है, फिर फुल स्टॉप, ही केम विथ हिज फादर, ठीक है, 2 फुल स्टॉप। यानी कि इन दोनों सेंटेंसेज को हमें आपस में जोड़ना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आप इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में लिखा रहेगा, जो भी आगे लिखा आगे कन्वर्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स में करना है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा होगा, ठीक है। लेकिन हमें सिंपल में करना है तो सिंपल में हम करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यानी कि इन दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना है। सिंथेसिस का मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे ये यंग मैन केम टू आवर होम, एक यंग आदमी यानी कि जवान आदमी मेरे घर आया। ही केम विथ हिज फादर, वो अपने पिता के साथ आया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इसे हम सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो अभी मैं सॉल्व करता हूँ। ये यंग मैन, ठीक है, केम टू आवर हाउस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही केम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए विथ हिज फादर, ठीक है। दोनों सेंटेंस को मैंने जोड़ दिया और आपका जो है अर्थ भी नहीं बदला। क्या कहा गया था? एक जवान आदमी अपने पिता के साथ आया, एक जवान आदमी मेरे घर आया, वह अपने पिता के साथ आया, यानी कि 2 बार आया हो गया, ठीक है। मैंने किस प्रकार से लिखा, एक जवान आदमी अपने पिता के साथ मेरे घर आया, ठीक है। देखिए कोई भी अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी जो है हमने इसे सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। इसी को हम कहते हैं सिंथेसिस, यानी कि 2 वाक्यों को जोड़ना। थर्ड हमारा आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है,
जैसे यहाँ पर सेंटेंस आपका दिया गया है सी इज टू वीक टू पास द एग्जामिनेशन। ये टी डबल ओ वाला टू है, ये टी ओ वाला टू है, ठीक है। अब क्या कहेगा, आगे लिखा रहेगा रिमूव टू, या कुछ और भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जो टी डबल ओ है इसको हटाना है। तो इसके लिए रूल्स होता है, वो कौन सा रूल है, तो आपको कैसे हटाना है, सी इज, ठीक है। अगर आपको टी डबल ओ हटाना है तो आपको लगाना होगा सो, ठीक है। सी इज सो, अब लिखना होगा वीक, ठीक है। अब आगे क्या लिखना होगा, इस रूल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सी इज सो वीक डैट, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा डैट, बीच में डैट लगाना होगा, दैट। अब देखिए सी को हम फिर से लिख देंगे, सी कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसको आपको रूल्स को पढ़ना होगा, मतलब क्या है कि अगर सी इज टू वीक टू पास द एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आपको टू को हटाना है, टी डबल ओ यानी कि टू को हटाना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको टू के स्थान पर सो लिखना होगा, ठीक है। बाकी दैट लगाना होगा और कैन नॉट यहाँ पर यूज करना होगा, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए कि हमने लिखा है कि ही इज़ टू पुअर टू बाय द बुक, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय द बुक, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से इसे बनाना होता है, रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है, तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है सेंटेंस आपको दिया रहेगा, उसमें कुछ गलतियां होंगी जिनको आपको सुधारना होता है। जैसे हिंदी में आपने वाक्य संशोधन पढ़ा, ठीक है। सिंटैक्स में होगा क्या कि सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य संशोधन। जैसे ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी गई है जिसको आपको सुधारना है, उसी के लिए आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखिए क्या गलती है, जैसे है द फिलोसोफर, ठीक है, द फिलोसोफर एंड द पोएट, ठीक है। अब यहाँ पर लगा है हैज, लेकिन जब फिलोसोफर और पोएट दो लोग हैं तो यहाँ पर हम हैज के स्थान पर हैव लिखेंगे और बाकी सेम रहेगा। तो देखिए थोड़ी सी गलती थी, ठीक है, उसी को आपको सुधारना था। ऐसे ही गलतियों को आपको सुधारना है, आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो द फिलोसोफर एंड द पोएट हैज के स्थान पर हैव लिख देंगे और कम वैसे ही रहेगा, ठीक है। अगला हमारा ही वेंट टू दिल्ली बाई ए कार, तो इसको हम बनाएंगे ही वेंट टू दिल्ली बाई कार, ठीक है। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। वैसे सिंटैक्स जो है मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ 10 10 20 एक एक वीडियो में, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। बस आपको पीछे शुभम लेक्चर लगाकर सर्च कर देना है। दूसरा अगला टॉपिक है हमारा आइडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती थी, वैसे आइडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। जैसे फर्स्ट है ये बेड ऑफ ये रेड लेटर डे, यानी कि इसका हिंदी होगा स्वर्णिम दिन, बट आपको हिंदी में नहीं लिखना है, ठीक है। आपको वहाँ पर लिखना है ए रेड लेटर डे का ए हैप्पी, ठीक है, ओकेजन और डे, यानी कि एक जो है खुशहाल अवसर या दिन, ठीक है। आपको इस प्रकार से लिखना है। तो ए रेड लेटर डे का मतलब होता है स्वर्णिम दिन, या फिर बहुत अच्छा दिन, बहुत खुशहाल वाला दिन, ठीक है। तो जैसे अब आपको वाक्य प्रयोग करना है, जैसे आप मुहावरे और लोकोक्तियाँ में करते थे, तो यहाँ पर हम एक वाक्य प्रयोग करते हैं जिसमें ए रेड लेटर डे आपका आ जाए, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने किया 15 अगस्त इज ये रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि 15 अगस्त इज रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि 15 अगस्त जो है वो भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें इसको यूज कर देना है एक सेंटेंस में, बस आपको मार्क दे दिया जाएगा। वैसे आइडियम्स एंड फ्रेजेस आपके 3 करने होते हैं, 3 नंबर के, तो 3 हम आपको बताएंगे इसमें, ठीक है। जैसे है बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़, तो इसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं कॉज ऑफ क्वेरल, ठीक है। इसका मतलब होगा कारण ऑफ क्वेरल, यानी कि झगड़े का कारण या फिर झगड़े की जड़, ठीक है। तो इसका भी वाक्य प्रयोग कर देते हैं। जैसे है आपका कश्मीर इज ये बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है।
बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि कश्मीर इज़ ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ है। थर्ड हमारा टू एंड फ्रो, ठीक है। तो टू एंड फ्रो का मतलब होता है आपका जो टू एंड फ्रो है, ठीक है, इसका मतलब होता है आगे पीछे। तो आप लिख सकते हैं बैकवर्ड, इसका अर्थ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड यानी कि आगे और पीछे इसका मतलब होगा, ठीक है। इसका भी हम यूज कर देते हैं सेंटेंस में। तो व्हाई आर यू वॉकिंग टू एंड फ्रो, यानी कि तुम इधर आगे पीछे क्यों घूम रहे हो। व्हाई आर यू वॉकिंग टू एंड फ्रो, तुम आगे पीछे क्यों घूम रहे हो, ठीक है। तो इसका भी हमने यूज कर दिया। ये आपको 3 करना होता है तो मैंने 3 बता दिया, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा आता है, तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। जैसे हिंदी में आप पढ़ते थे अच्छा का बुरा, ठीक है, ऐसे ही। जैसे कन्फेस, कन्फेस का मतलब आपका होता है स्वीकार करना, याद रखिएगा, कन्फेस का मतलब स्वीकार करना होता है। ये वर्ड है, इसका एंटोनिम हमें लिखना है, ठीक है। तो कन्फेस का आप लिख सकते हैं डेनी। डेनी का मतलब होता है मना करना, तो कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, डेनी का मतलब मना करना, यानी कि एक दूसरे के विलोम है, ठीक है। इसके बाद में हमारा है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनीत या नम्र, ठीक है। इसका हम लिख सकते हैं प्राउड। प्राउड का मतलब होगा आपका गर्व या घमंडी या अभिमानी, ठीक है। तो हम्बल का मतलब विनीत या नम्र, जैसे आप विनीत या नम्र आदमी हैं। प्राउड का मतलब घमंडी हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के उल्टा हैं। तीसरा हमारा है ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का मतलब होता है जीत, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं लॉस, या एक और आप लिख सकते हैं फेलर, ठीक है। फेलर, फेलर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है हार, ठीक है। तो ट्रिम्फ का मतलब होता है जीत और लॉस या फेलर का मतलब होता है हार। तो तीनों समझ में आया। कन्फस का मतलब स्वीकार करना, डेनी का मतलब मना करना, हम्बल का मतलब विनीत या नम्र, प्राउड का मतलब गर्व या घमंडी। तीसरा है ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का मतलब आपका जीत और लॉस का मतलब हार या फेलर का मतलब भी हार, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा सिनोनिम्स। एंटोनिम्स के बाद सिनोनिम। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द, ठीक है। इसको कैसे लिखें, तो जैसे आपका ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, तो इसका और कोई वर्ड बताइए जिसका मतलब सुंदर होता हो। जैसे आपका हो जाएगा ब्यूटीफुल का जो है हो जाएगा आपका हैंडसम, ठीक है, हैंडसम, चार्मिंग, चार्मिंग, और एक और लिख सकते हैं प्रेटी। यानी कि एक ही आपको लिखना है, लेकिन मैं 3 बता दे रहा हूँ ताकि कोई ना कोई तो याद हो जाएगा। तो ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, हैंडसम, चार्मिंग और प्रेटी, इन सभी का मतलब भी सुंदर होता है। तो देखिए एक दूसरे के समान अर्थ रखते हैं, ठीक है, वर्ड चेंज है। दूसरा है इरर। इरर का मतलब होता है गलती, तो इसका आप लोग जानते होंगे मिस्टेक, ठीक है। मिस्टेक का मतलब भी होता है गलती, ठीक है। दोनों लगभग सेम अर्थ रखते हैं। तीसरा हमारा स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब संघर्ष, ठीक है, या फिर श्रम या प्रयास, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं इफ़र्ट। इफ़र्ट का मतलब भी होता है संघर्ष, प्रयास, ठीक है। तो ये दोनों आप आपस में लिख सकते हैं सिनोनिम्स में। अगला टॉपिक यानी कि लास्ट टॉपिक हमारा आता है 8वां, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे दिया गया है वन हु हैज़ इनफाइनाइट पावर, इसके लिए आपको एक वर्ड लिखना है, ठीक है, उसका जो है अर्थ रखता हो इस सेंटेंस का। जैसे वन हु हैज इनफाइनाइट पावर, यानी कि वह जिसके अंदर जो बहुत शक्ति है, ठीक है, या आप कह सकते हैं जिसके पास असीम शक्ति हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं ऑलमाइटी, ठीक है, इंग्लिश में ALMIGSTY। ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। तो वह जिसके पास असीम शक्ति हो उसे हम क्या कह सकते हैं, ऑलमाइटी, एक वर्ड में, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसी को कहते हैं। सेकंड हमारा ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी कि वह एक लंबे अनुभव वाला आदमी, ठीक है, जिसके पास काफ़ी लंबे समय का अनुभव हो, उसे हम लोग कह सकते हैं वेटेरन, ठीक है। वेटेरन, वेटेरन का मतलब भी होता है अनुभवी। तो इसका मतलब अनुभवी कौन है, जिसके पास लॉन्ग यानी कि लंबा अनुभव हो, ठीक है, उसे हम एक वर्ड में लिख सकते हैं वेटेरन या अनुभवी। अगला हमारा है व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे बांटा ना जा सके या फिर जो अविभाज्य हो, ठीक है, जो बांटने योग्य ना हो या अविभाज्य हो, उसे हम लोग कह सकते हैं
इंडिविजिबल, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब होता है अविभाज्य, ठीक है। जिसे बांटा ना जा सके उसे हम कह सकते हैं इंडिविजुअल, यानी कि अविभाज्य। तो ये था आपका जो है 8 टॉपिक, वो भी एक ही वीडियो में मैंने आपको बताया। तो सब कुछ आपका इसमें क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको 20 मार्क दिए जाते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से आपको आंसर को लिखना है, किस प्रकार से पूछा जाता है, क्या हमें करना होता है, ये सब आपको समझ में आ चुका होगा। वैसे इन सभी टॉपिक के मैं अलग अलग वीडियोज़ भी बना चुका हूँ, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।